हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एस क्लास 2.0 में। चलिए आज हम लोग देखेंगे राजनीतिक शास्त्र के चैप्टर सत्ता की साझेदारी, इनके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। बेल्जियम, सबसे पहले जानते हैं बेल्जियम के बारे में, फिर जानेंगे श्रीलंका के बारे में। ठीक है, बेल्जियम के बारे में जानते हैं तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो क्षेत्रफल में भारत राज्य हरियाणा से भी छोटा है। ठीक है, आपको यह याद रखना है। किस राज्य से छोटा है? तो हरियाणा से भी छोटा है। किस महाद्वीप में है? तो यह यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम के पड़ोसी देश कौन कौन है? तो फ्रांस, ठीक है, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग, ये बेल्जियम के पड़ोसी देश है। यहाँ पे फ्रांस कर ले, ये पड़ोसी देश है बेल्जियम के। बेल्जियम की आबादी कितनी है? तो 1 करोड़ से कुछ अधिक है। ठीक है, कितना? तो कुछ अधिक है। बेल्जियम की आबादी में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं। जो बेल्जियम है वहाँ पे बहुत से लोग हैं और सभी लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो डच भाषा कितने परसेंट बोलते हैं? तो 59% भाषा क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। फ्रेंच भाषा 40% आबादी बोलती है। 1% कौन सी भाषा बोलती है? तो वह जर्मन भाषा को बोलती है। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? तो बेल्जियम की राजधानी कौन है? तो ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। आगे बढ़ते हैं। एथनिक या जातीय ऐसा सामाजिक विभाजन है जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन कहलाता है। मतलब कि सभी लोग अपना अलग अलग संस्कृति को निभाते हैं, उसी को जातीय विभाजन कहा जाता है। जानते हैं अब श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में क्या क्या देखा गया था? तो आपको इतना ही याद रखना है, इससे आपको इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, श्रीलंका तमिलनाडु के दक्षिणी तट के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है या द्वीपीय देश है। मतलब कि तमिलनाडु जो कि भारत का सबसे निचली राज्य है, उससे कुछ ही किलोमीटर दूरी पर यह देश बसा हुआ है। श्रीलंका की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। कितनी है? तो संख्या 2 करोड़ है। श्रीलंका की आबादी में विभिन्न जातीय समूह हैं। सिन्हली कितना? 74% वहाँ पे है सिन्हली भाषा बोलने वाले। तमिल 18% बोलने वाले हैं। ईसाई 7% बोलने वाले हैं और 1% कुछ और अलग अलग बोलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है कि श्रीलंका में कौन कौन जाति है और कितना परसेंट बोलते हैं कौन सी भाषा, और बेल्जियम में कितना परसेंट आबादी है और कितना कौन सी जाति कौन भाषा बोलती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इल्म, यह तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सरकार। ठीक है ना, इल्म का शब्द क्या होता है? तमिल भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सरकार। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1947 में इंडिया स्वतंत्र राष्ट्र बना और उसके जस्ट 1 साल बाद कौन सा बना? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सन 1956 में सिन्हली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। जो सिन्हली भाषा था उन्हें ही एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था, जबकि 18% तमिल बोलने वाले भी थे और 7% ईसाई धर्म थे। तभी भी सिन्हली भाषा को ही मान्यता दी गई और इसे ही राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए आगे चल के इसका विखंडन भी हुआ। बहुसंख्यकवाद ऐसी मान्यता जिसमें यह समझा जाता है कि कोई बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरतों या इच्छाओं का अवहेलना कर सकता है। ठीक है ना, मतलब कि बहुसंख्यक मतलब ज़्यादा आबादी किसके थे? तो सिन्हली जाति का था। इसीलिए वह बहुपंथ में आ गई और सरकार भी उसे मान्यता दे दी थी। तो इसके कारण गृह युद्ध भी हुआ। जानते हैं गृह युद्ध के बारे में?
क्या हुआ था? जब किसी देश में विभिन्न सरकार विरोधी गुट हिंसक लड़ाई में शामिल हो जाता है और युद्ध का रूप ले लेता है विभिन्न, उसी को गृह युद्ध कहाता है। मतलब कि सभी को एक समान नहीं दिखाता है और एक ही किसी राष्ट्र को ज़्यादा विकास पर ध्यान दिया जाता है, तब वह गृह युद्ध में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का विभाजन, जिससे से अधिक लोग सत्ता में साझेदार बन सके, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। मतलब कि ऐसा कोई भी सत्ता जिसमें सभी लोग को एक समान देखा जाए, उसे सत्ता में साझेदारी कहा जाता है। मतलब कि सभी को एक जैसा विकास किया जाएगा, उसी को ही सत्ता का साझेदारी कहा जाता है। अगर सभी को अलग अलग ट्रीट किया जाए तो वह उससे गृह युद्ध भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति परक, कोई भी फैसला जो नैतिकता के विपरीत लाभ हानि पर ध्यान में रखकर लिया गया हो, उसे व्यक्तिक परख कहते हैं। मतलब कि जांच परख करके देखा जाए कि इससे कोई हानि या तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता को सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बांटा जाता है। ठीक है ना? सत्ता को कितने अंगों में बांटा गया है? तो 3 अंगों में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटा गया है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता को विभिन्न स्तर में सरकार में बांटा गया है, जैसे केंद्रीय सरकार, ठीक है, प्रांतीय सरकार और राज्य सरकार। समझ में आया? आप इससे भी समझ सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है ना, और जिलाधिकारी, ऐसे सत्ता को बांटा जाता है। सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? तो विभिन्न धार्मिक, भाषाई और सामाजिक समूहों द्वारा अपने लिए चुनी गई सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं। मतलब कि जो सरकार होंगे उन्हीं पे ज़्यादातर विकास पर ध्यान देंगे, उसे सामुदायिक सरकार कहा जाता है। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, इसके बारे में जानते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बारे में जानते हैं, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की जरूरी है। ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है। जो भी न्यायपालिका होती है उसकी नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है, उसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है ना? लेकिन यह व्यवस्था तो बेल्जियम ने सॉल्व कर लिया, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हो पाया, जिसके कारण यह गृह युद्ध में बदल गया। ठीक है? आपको इसे इतना ही याद रखना है बस। इसके अलावा आपको एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएंगे। इसके अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन को कवर करा देंगे। धन्यवाद।